से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की लीडरशिप आज ओडिशा में रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में आज 2 सभाएं करेंगे। सीएम कोरापुट जिले के कोटपाड़ा में पहली सभा करेंगे तो दूसरी सभा नवरंगपुर जिले के उमरकोट में लेंगे। अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज ओडिशा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बघेल यहां पर काशीपुर में रोड शो करेंगे और फिर बघेल यहां के विश्वनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो यहां पर धर्मगढ़ में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते आएंगे। तो देखिए अब छत्तीसगढ़ में जो है सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। कल तीसरे चरण का मतदान था, 7 सीटें उसमें बची हुई, तमाम 7 सीटों पर मतदान पूरा हो गया और अब ऐसे में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं का अब फोकस ओडिशा के विधानसभा चुनाव पर है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज ओडिशा में रहेंगे, 2 सभाएं लेंगे। तो वहीं आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, अब जब छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुका है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के आला नेता अब ओडिशा का रुख करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अंजलि, छत्तीसगढ़ के तमाम आला नेता अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। अगर उड़ीसा को लेकर देखा जाए तो उड़ीसा की भी जातिगत स्थिति छत्तीसगढ़ जैसी दिखाई देती है। वहां पे भी बड़ी संख्या में एससी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। तो ऐसे में एससी और ओबीसी के तमाम बड़े चेहरों को उड़ीसा भेजा जा रहा है। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश भर के एक बड़े ओबीसी चेहरा है और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद में उनको भेजा जा रहा है। आज 2 जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक रोड शो में शामिल होते नजर आने वाले। इसके अलावा उड़ीसा के कांग्रेसियों के साथ बैठकर किस प्रकार से अंतिम चरण पे, क्योंकि वहां पर 13 मई को पोलिंग होनी है, तो उस पोलिंग से पहले कैसे प्रचार प्रसार किया जाए और जनता के बीच में कैसे पहुंचा जाए, उसको कांग्रेसियों को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो वो भी आज 2 ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर है। बीजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार समीकरण क्या कहता है? देखिए 2019 में तो 111 सीटें आ गई थी बीजेडी के पास, वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफी कम सीटों पर सिमट गई थी। बिल्कुल, देखिए अगर उड़ीसा की स्थिति को लेकर बात करें तो वहां पे लगातार जो तीसरा दल है बीजेडी वो एक्टिव रहा है और लंबे समय से उसकी ही जो लोकसभा के प्रत्याशी है, विधानसभा पे जीत है वो दर्ज करता है। तो ऐसे में एक बड़ा चुनौती भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लिए भी है। और कुछ समय पहले अटकलें भी चली थी कि बीजेपी जो है वो साथ में आके चुनाव लड़ेगी। तो वो तमाम चीजों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उड़ीसा की स्थिति को लेकर तमाम नेता पहुंचेंगे और वहां की रणनीतियों को समझकर आगे की प्लानिंग करेंगे। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीलंका और फिलीपींस के डेलीगेशन ने भारतीय मतदान प्रक्रिया देखी। डेलीगेशन विदिशा के सुनपुरा और बागरी के पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे और जहां प्रतिनिधि मंडल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनावी प्रक्रिया को समझाया इन डेलीगेशंस को। तो देखिए भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव। ऐसे में डेलीगेशंस यहां पहुंचे प्रक्रिया को समझने के लिए। श्रीलंका और फिलीपींस का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 11 सदस्य शामिल थे, उनके द्वारा भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के संबंध में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत विदिशा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुनपुरा एवं बागरी स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया एवं यहाँ मतदान प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा रही थी इसके संबंध में अवगत हुए। देखिए तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में नेताओं का फोकस अब मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मालवा में एक के बाद एक कई जिलों में रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो कर जनता से समर्थन मांगेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मालवा निमाड़ के लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। मंदसौर, रतलाम
रतलाम, उज्जैन और देवास। बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर से प्रत्याशी है सुधीर गुप्ता। वहीं रतलाम की अगर मैं बात करूं तो महिला प्रत्याशी अनीता चौहान को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और उज्जैन से मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। देवास की भी बात कर लेते हैं। महेंद्र सोलंकी इस बार चुनावी मैदान में है। तो आज इन 4 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, तीसरे चरण के मतदान तो कल पूरे हो चुके हैं, अब बीजेपी का फोकस चौथे चरण की मालवा निमाड़ सीटों पर दिख रहा है। बिल्कुल अंजलि, तीसरे चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव के लिए 17 मई को मतदान होना है। 17 मई से पहले नेताओं की यही कोशिश है कि जो बाकी सीटें बची हुई हैं उनको जल्द से जल्द कवर किया जाए और वहाँ पे अब दौरे तेज हो गए हैं। आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 3 लोकसभा सीटों पर दौरे हैं, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास। ये चारों सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे पूरी कोशिश में है कि कम से कम 2 सीटों पे तो सबसे ज़्यादा फोकस कांग्रेस का है ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत तो दिखाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनके जो प्रत्याशी है वो काफ़ी दमदार है। रतलाम की बात कर ली है, भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं, भूरिया यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जब टारगेट तय किया गया है 29 की 29 सीटों पर, तो ये जो 4 लोकसभा सीटें हैं इन पर भी बीजेपी फिर से जीते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहला मुख्यमंत्री का दौरा मंदसौर से शुरू होगा, इसके बाद विधानसभा सीटों पर अच्छी बढ़त बीजेपी के पास है इन सीटों पर, और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने विश्वास मौजूदा सांसद पर ही जताया है। फिर चाहे उज्जैन की बात कर ले या देवास की, क्यों यहां पर नहीं कर रही है बीजेपी कुछ एक्सपेरिमेंट्स? क्या आश्वस्त है इन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो पहले ही किया जा चुका है। अनीता चौहान रतलाम से उनको टिकट दिया है। वो दिलीप नागर की पत्नी है। दिलीप नागर मध्य प्रदेश में वन मंत्री हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। तो यहाँ पे बीजेपी ने एक तो पहला बदलाव ये किया है। दूसरा ये देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जब वोटिंग प्रतिशत घटा पहले और दूसरे चरण के चुनाव में, तब तीसरे चरण के चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा मशक्कत की गई। अब जब चौथे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो ऐसे में न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि तमाम जो वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब जो अभी तक चुनाव हो चुके हैं 23 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, बाकी की जो 6 सीटें हैं यहाँ पे चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इन 6 सीटों पे सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी का यही है कि आखिरी जो चरण है, आखिरी चरण में सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात किया जाए। इसीलिए उज्जैन में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसके अलावा उनकी रोड शो भी प्रस्तावित है और जनसभा भी आज चौथा चरण है, अंतिम चरण है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे में अब पार्टी का प्रयास है कि पूरी ताकत झोंक दे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव का सम्मान किया, जिसके बाद मल्हारगढ़ में सीएम मोहन यादव ने जनसभा की। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मनासा दौरे पर थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी आने के चलते उनका मनासा दौरा निरस्त हो गया और उसके बाद नीमच में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में ही रोड शो करते नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, जहां कल तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है देश भर में, तो ऐसे में बात कर लेते हैं वोटिंग प्रतिशत की, और उसमें भी आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की। मतदान के तीसरे चरण में भी महिला वोटर्स का उत्साह ठंडा ही रहा। हालांकि पिछले 2 चरण के मुकाबले महिला वोटर्स में मतदान का प्रतिशत तो सुधरा है, मगर बात अब भी वही आ रही है कि महिला वोटर्स का वो उत्साह कहां गायब हो गया है जो विधानसभा चुनाव में सामने आया था। महिला मतदाता के मन में इन चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 चरणों में हुए मतदान प्रतिशत को देखने के बाद चुनाव आयोग और राजनेताओं की चिंता बढ़ गई। लिहाजा तीसरे चरण में वोटर्स को लुभाने के लिए कई प्रलोभन दिए गए। कहीं लकी ड्रॉ खोले गए, फ्रिज टीवी जैसे तरह तरह के उपहार बांटे गए। तेज धूप में वोटर्स को परेशानी ना हो, इसके लिए ठंडे पानी से लेकर शरबत तक की व्यवस्था की गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी चुनाव आयोग कहे या फिर नेता महिलाओं को मतदान केंद्र तक पूरी तरह लाने में नाकाम रहे।
बीते 2 चरणों का मतदान प्रतिशत ये गवाही दे रहा है कि महिलाओं ने इस बार चुनाव में कम दिलचस्पी दिखाई है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। 19 अप्रैल को देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। चुनाव में कुल 66.22% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं महिलाओं का वोटिंग परसेंट 66.07% ही रहा, यानी पुरुषों से कम। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 68.58% पुरुष और 66.91% महिलाओं ने वोटिंग की। और छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर 68.97% पुरुष और 67.68% महिलाओं ने वोट डाले। 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। देश भर में 66.99% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की। यहाँ भी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से काफी कम देखने को मिली, 66.42%। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर हुए मतदान में 77.07% पुरुष और 75.44% महिलाओं ने वोट डाले। और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 61.54 पुरुष और 55.37% महिलाओं ने वोट डाले। पहले 2 चरणों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा है। 2019 के मुकाबले इस बार पहले 2 फेज में पुरुषों की तुलना में वोटों में लगभग 0.8% अधिक कमी दर्ज की गई है। महिलाओं का घटा हुआ मतदान प्रतिशत बड़े संकेत देता है और ये संकेत सरकार के लिए चिंता बढ़ाता है। महिलाओं के मन में क्या है? माना जाता है महिलाएं सरकार बदलने के लिए वोट नहीं करती हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत कम होना क्या बीजेपी के लिए खतरा? महिलाओं का वोट न देना जागरूकता की कमी को उजागर करता है। फिजूल के मुद्दों ने महिलाओं की दिलचस्पी चुनाव से कम कर दी है। मध्य प्रदेश की स्टेट स्वीप आइकन अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने महिलाओं के कम होते मतदान प्रतिशत पर चिंता जाहिर की है। वोटिंग रेट है, परसेंटेज है महिलाओं का, वो कम रहा है और मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि हमारे शायद देश में अभी भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कराया जा रहा है, या वो शायद खुद पिछड़ा हुआ महसूस कर रही हैं और शायद उन्हें उस भंवर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं का बीजेपी से मन ऊब चुका है। जितना प्रतिशत भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए किया गया है। महिलाओं का मोह भाजपा से हो चुका है। उनने ये देख लिया कि उन महिलाओं के लिए जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की वो ना तो उन्होंने पूरी की हैं, और बल्कि आज आप देखिए मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 बना, बेरोजगारी आगे चरम पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है। तो महिलाएं अब भाजपा से तो प्रताड़ित हो चुकी हैं। 3 चरणों के मतदान में महिलाओं का वोटिंग परसेंट कम ही रहा है, लेकिन अगले 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। ये कहना अभी मुश्किल ही है कि महिलाएं आगे आने वाले चरणों में मतदान केंद्रों तक पहुंचती हैं या नहीं। लेकिन अब तक के 3 चरण ये साफ बयां कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार और रैलियां महिलाओं के मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में धुआंधार प्रचार, छत्तीसगढ़ दोनों का गवाह रहा। पूरी 11 की 11 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले नेताओं ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं और राजनीतिक दलों का कितना जोर चला मतदाताओं पर, किसकी मानी मतदाताओं ने बात और मतदाताओं के मन की बात किसके पक्ष में रही, इसका पता चलेगा 4 जून को परिणाम वाले दिन छत्तीसगढ़ चुनाव पर। लेकिन हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए आप। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही लोकतंत्र का पर्व खत्म हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस समेत बाकी सभी दलों ने अपने अपने संकल्प पत्र, घोषणाएं और गारंटियों से मतदाताओं को साधने की कोशिश की। बीजेपी भगवान राम, हिंदुत्व और मोदी की छवि को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। मकसद था प्रदेश की 11 की 11 सीटें जीतना, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। इसलिए इस बार बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए सारे महारथी उतारे।
प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 4 सभाएं की। इसके अलावा बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने कई मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ के राजभवन भी ठहरे। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस 2 ही बातों का अलायंस है, 2 ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बीजेपी के दिग्गजों ने यहां राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया, देश की उपलब्धियों को गिनाया, भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दी, 5 साल तक निःशुल्क राशन का वादा किया, शुद्ध पेयजल और पक्का आवास का वादा भी किया। वहीं कांग्रेस ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी सभा करके कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने प्रमुख मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री और उनकी योजनाओं पर तंज कसने पर ज्यादा फोकस रखा, साथ ही साथ अपनी न्याय गारंटियों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे। लोकसभा सीटों में जो निष्क्रिय भाजपा के सांसद रहे हैं और जो मोदी सरकार की जो वादा खिलाफी है उससे जनता हताश और परेशान रही है और जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी पर भरोसा किया है। महिलाएं बढ़ चढ़ मतदान में हिस्सा ली है, युवाओं का भी रुझान रहा है, तो निश्चित हो चुका है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी सभाओं की तुलना करें तो बीजेपी ने 17 बड़ी सभाएं की, जबकि कांग्रेस की 6 बड़ी सभाएं हुई। मुद्दों की असली परीक्षा अब तीसरे चरण के चुनाव में होगी। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों में जमकर प्रचार प्रसार किया और सभी ने 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। रिजल्ट देख लीजिएगा 4 जून तक आप और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, इससे देश को फायदा, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से, जनता से सीधा उन्होंने संदेश दिया है कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र बनाया उससे सभी लोगों को फायदा होगा। इससे अच्छा संदेश गया है और कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल बना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता गंवाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 11 में से 9 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी। वहीं राज्य बनने के बाद से कांग्रेस 2004-2019 में ही 2 लोकसभा सीटों के आंकड़े तक पहुंची, जबकि बाकी के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में हमेशा 1 ही सीट आई है। इन आंकड़ों के बावजूद भी कांग्रेस दावों में पीछे नहीं है। फिलहाल 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पास। लेकिन इस बार के लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने एक सीट को जीतने के लिए प्रचार प्रसार किया है, उसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटों पर अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वहां मोदी की गारंटी चलती है या कांग्रेस का न्याय।